नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। किसान की जिद। देश में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 7 माह पूरे हो चुके हैं और आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। मोर्चे ने कहा था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण तरीके से काम करेगा, लेकिन कई जगह पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े। किसान बैरिकेड्स तोड़कर चंडीगढ़ में दाखिल हुए और गवर्नर हाउस की ओर बढ़ गए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया है और इन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पिछले 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और उनसे कहा जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है। और किसानों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा। तो आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि किसान आंदोलन को 7 माह पूरे हो चुके हैं। सरकार कई बार बात करने की कोशिश यहां पर करती है तो किसान नहीं मानते हैं, किसान बोलते हैं तो फिर सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह समझ में आती है कि जिस तरीके से सरकार किसानों के लिए बात कर रही है, सरकार किसानों के लिए सोच रही है, किसानों को एक 3 कृषि कानून का जो बिल यहां पर पास किया है वो किसानों के लिए ही किया है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो बिल है, इन तीनों बिलों को अगर स्टडी की जाए तो इसमें किसानों का फायदा ही देखा जाएगा। जो बिचौलिए हैं वो हटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अगर इस किसान बिल से किसी को समस्या होनी चाहिए तो वो बिचौलियों को होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि किसान तो अपने खेत में है, किसान अपनी फसल उगा रहा है, वो अन्नदाता है, वो अन्न पैदा कर रहा है। लेकिन जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, वो क्या वाकई में किसान है? मुद्दा हमारा यही है। 7 माह हो चुके हैं, किसान आंदोलन खत्म होने का नाम यहां पर नहीं ले रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज ही की तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेड्स कई जगह तोड़े गए हैं, किस तरीके से रैली यहां पर निकाली गई है, कितनी तादाद में जो किसान है वो देखे जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि 7 माह पूरे हो चुके हैं, किसान आंदोलन कब तक रहेगा? फिलहाल इसके बारे में कोई पता नहीं है। देश में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 7 माह पूरे हो चुके हैं और किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। मोर्चे ने कहा था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स भी तोड़े। इसके साथ ही किसान बैरिकेड्स तोड़कर चंडीगढ़ में दाखिल हुए और गवर्नर हाउस की ओर बढ़ गए। किसानों ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया है और इन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पिछले 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और उनसे कहा जा रहा है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। किसानों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके के प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो एक तरह से सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार को ये किसान धमकाना चाहते हैं, क्या सरकार पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए? क्योंकि 7 महीनों का एक जो वक्त देखा जाए, ये काफी लंबा वक्त हो जाता है किसी भी आंदोलन के लिए। एक बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए हैं, वहां पर वहीं पर बैठे हुए हैं, वहां पर ये भी सुना जा रहा है कि वहां पर मकान भी बना लिए गए हैं, लेकिन जो किसान है वो हटने को वहां से तैयार नहीं है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हरेंद्र मलिक, कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी गौरव जी आपसे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान मानने को तैयार नहीं है, किसानों की जो हट है उससे तो हल नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरीके से जो बातें यहां पर की जा रही हैं, किसानों का जो प्रदर्शन लगातार कुछ ना कुछ दिनों में देखने को मिल जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? किसानों के आंदोलन में यदि सच्चाई होती और नियत साफ होता तो इसका हल बहुत पहले ही निकल जाता, क्योंकि सरकार की नियत बहुत साफ थी। 14 दौर की वार्ताएं किसान नेताओं के साथ सरकार ने की थी और बड़ी ईमानदारी के साथ और साफगोई के साथ किया था। लेकिन दरअसल ये आंदोलन किसान का तो है ही नहीं, ये तो संगठित तरीके से विपक्षी दलों द्वारा चलाया जा रहा एक सरकार के खिलाफ अराजकता फैलाने का एक माध्यम है। क्योंकि जिस प्रकार से इस आंदोलन में हर प्रकार के प्रयोग किए गए इसको लंबा खींचने के लिए, और सब मुंह के बल गिर गए, चाहे वो खालिस्तान का प्रयोग हो, चाहे वो लाल किले का प्रयोग हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जाकर के इन्हीं किसान नेता के द्वारा भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की बात हो, तो एक बात तो बहुत साफ है, स्पष्ट है, ये राजनीतिक आंदोलन है, ये कोई किसानों का आंदोलन है। यदि किसानों का आंदोलन होता तो देश के अन्य भागों में भी किसान उद्वेलित होते, आंदोलित होते, लेकिन न किसान आंदोलित है, न जनता आंदोलित है, बल्कि इन लोगों के कुकृत्यों के कारण जनता के अंदर में बहुत रोष है।
बहुत गुस्सा है। जिस प्रकार से आम जनजीवन ठप करके इन लोगों ने बॉर्डर पे रखा है, उस वजह से इन लोगों की छवि जो है जनता के मन में बहुत ही नकारात्मक बैठ चुकी है। और जो कृत्य वहां पे किए गए हैं, चाहे वो छेड़खानी का मामला हो, चाहे एक महिला के साथ बलात्कार का मामला हो, ये सब सारे कृत्य वहां किए जा रहे हैं। तो कम से कम इस आंदोलन की पवित्रता तो है ही नहीं, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी। और जिन कानूनों को वापसी लेने की ये बात कर रहे हैं, उन कानूनों में खामी क्या है और उन कानूनों का अल्टरनेटिव क्या है, उसका रास्ता बताने में ये असमर्थ है। जबकि सरकार ने इनकी 13-14 एक्स्ट्रा मांगे, सुधार कह लीजिए, उनको पूरा करने की बात की, उनका वादा किया। तो कम से कम इन एक बात तो बहुत साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। जनता के लिए आंदोलन नहीं है, किसान के लिए आंदोलन नहीं है, बल्कि एक प्रकार का उपद्रव, हिंसा फैलाने का ये जरिया है। बिल्कुल। चलिए हरेंद्र मलिक जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या कहूँ मैं, तो मिश्रा जी ने ऐसी बात कह दी जिसका कोई जवाब ही नहीं किसी बात का। किसान आंदोलन कर रहा पिछले 7 महीने, ये बता रहे सरकार की नीयत बहुत साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी किसान को बुलाया, किसान से बात की? एक एक्टर के मरने के बाद आप शोक संदेश करते हैं, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संवेदनशील होना चाहिए था। हर आदमी जानता है कि माननीय कृषि मंत्री जी के अधिकार कुछ है ही नहीं। या तो ये सरकार जो है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री अमित शाह जी की सरकार है, किसी और के हाथ में कुछ नहीं। बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चला है। ये आरोप लगा करके बताओ, इन्हें खालिस्तानी बता रहे, इनके लड़के सीमा पर लग रहे, कितने लोगों ने वहाँ ये बयान दिया कि मेरा बेटा सीमा पर शहीद हुआ, उसे ये खालिस्तानी बता रहे, किसी को फिलिस्तीनी ना बता रहे। तो वहाँ पर जो किसान, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, किसान ही है वहाँ, सारा किसान ही है। और किसान का हाल ये तो किसान हिंसा करते हैं क्या? किसान तोड़फोड़ करते हैं? किसान आगजनी करते हैं? आप मैडम मेरी सुनिए देवी जी, किसान ने हिंसा की कहाँ है बताइए मुझे। 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई है वो किसान नहीं थे। पहली बात तो किसान आपके सामने सुन लीजिएगा, वो आपके सामने सबके सामने आ चुका। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, ये तो प्रायोजित हिंसा थी। ये प्रायोजित हिंसा हो, किसान अमृतसर से चला, किसान हरिद्वार से चला, किसान वहां से चला, भोपाल से चला। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, किसान आपकी बात मानिए, एक सवाल का जवाब। ठीक है हरेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो बॉर्डर पर वहां पर है वो किसान ही है, क्योंकि अगर इस बिल से किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो बिचौलियों को है, किसान को नहीं है। किसान अभी भी अपने खेत में रह काम कर रहा है। देखिए आपको एक गलत फहमी, मेरे परिवार का आदमी भी यहाँ धरने पर बैठा है। आप ये नहीं समझते, हमारे किसानों के संयुक्त परिवार है, एक आदमी वहां बैठा। लोकतंत्र में इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना, जो कह रहे भाजपा खिलाफ करते, सरकार तो भाजपा की है, खिलाफ बसपा के करने लगे। जिसकी सरकार होगी, हम पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे, सरकार के खिलाफ कर रहे। कल भी मेरे जिले से 1000 ट्रैक्टर के किसान के ट्रैक्टर के किसान सभा। चलिए, जब आपने बोल दिया कि एक आपके परिवार का एक व्यक्ति वहां पर है, तो ये भी बता दीजिए कि इन कृषि कानूनों से जो किसान है उनको समस्या क्या है? कृषि कानूनों से सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि किसान का खेती पे अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप इन्हें इतिहास पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने भारत के शासकों को ये कह करके बहकाया था कि मुझे थोड़ा सा काम हमें कर लेंगे तो व्यापार का हो जाएगा। जरा हिमाचल में जाकर के सेब के उत्पादकों से पता करो, ये जो गाड़ियों के पीछे लगा रहता है, पिकअप फ्रॉम अदानी गार्डन, डायरेक्ट फ्रॉम अदानी गार्डन, इन्होंने जब वहां जाकर के ये सेब खरीदना शुरू किया तो 21 रुपए किलो किया, 20 रुपए भाव था। अगले साल 22 कर दिया। वो छोटे आड़तिया सब भाग गए और अब सेब 5 रुपए किलो खरीदा फिर इन्होंने। किसान बर्बाद हो जाएगा। आज विशुद्ध प्रतियोगिता का बाजार अच्छा होता है मैडम। बड़े जो भाव गप होते हैं, इनके सामने अभी जिस मोहल्ले में ये मैकडोल आ जा, उस मोहल्ले में से हल्का समोसे वाला भाग जा। हम लोगों को भाव जो है, आप पता नहीं जी किस दुनिया में रहे हैं हमारे मित्र। आपको ये पता नहीं, यहाँ से 3 एकड़ का किसान भी मुश्किल मिलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चलिए आप और हरियाणा में आप किसान, बड़ा किसान कहाँ जाएगा? बड़ा किसान तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है हरेंद्र जी, किसान का क्या हाल होगा? ठीक है हरेंद्र जी। यहाँ पर गौरव मिश्रा जी हमारे साथ में। गौरव जी,
बातें आपने सुन ही ली होगी। यहाँ पर किस तरीके से बात की जा रही है, कृषि कानून को लेकर दिक्कत क्या है, मैंने ये जानना चाहा। तो अब ये बताइए कि कृषि कानून जिस तरीके से अच्छी है किसानों के लिए, वो किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी उन्हें? देखिए, किसानों की जो खरीद है, जो उनके उपज की खरीद है, वो सर्वाधिक खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है। लगभग 87% 90% प्रोक्योरमेंट जो है इन्हीं दो राज्यों से आता है पूरे देश में। और जो एमएसपी पे भुगतान होता है वो किसानों तक 100% नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं उसमें बिचौलिए एक मोटा हिस्सा खा जाते हैं। यानी कि यदि 1950 का रेट है तो वो 1600 1500 के रेट में या और भी कम में उनसे खरीद लिया करते हैं और उन तक उतना ही पहुंचता है। आज क्या है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये पूरा का पूरा पैसा, पूरी की पूरी खरीद का पैसा वो किसानों के खातों में सीधा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। जो ये बड़े बड़े नेक्सस गिरोह दलालों के जो बन गए थे, बड़े बड़े गोदामों में उनके अनाज आ जाया करते थे और उनके खातों में पैसे जाते थे किसानों के, और उनसे पैसे ये लोग निकालते थे, दलाल लोग निकालते थे। उसकी बेचैनी है और कोई बेचैनी नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी जिन किसानों को है, जिनके पास अपनी शुगर मिले हैं, वहां जो आंदोलन कर रहे बैठे हैं, जो 300 करोड़ के किसान है, 200 करोड़ के किसान है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी है। जो आम किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, अपने परिश्रम से अपना पसीना बहा करके अन्न पैदा कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं पड़ी। और उन किसानों का ट्रैक्टर यंत्र इन लोगों ने जलाया है इन आंदोलन में। तो किसान कभी भी अपना यंत्र नहीं जला सकता जिसकी वो स्वयं पूजा करता है। तो कम से कम ये बात तो साफ हो चुकी है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये शाहीन बाग का मॉडल आंदोलन है, ये बाकायदे ठेकेदारी पर चलने वाला आंदोलन है। और कांग्रेस शासित प्रदेशों को ठेकेदारी दी गई है इस आंदोलन को चलाते रखने के लिए। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, कभी जातिवाद पर जाकर के टिक जाते हैं, आधारित हो जाते हैं, कभी पंजाबवाद बनाम उत्तर प्रदेशवाद करते हैं। इस प्रकार से नए नए प्रयोग, नए नए शोध इस आंदोलन में किए जा रहे हैं, सिर्फ इस कारण से कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके और वोट बैंक की राजनीति की जा सके। तभी तो राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में जाकर के वोट की भीख मांगते हैं ममता बनर्जी के पक्ष में। मुझे बताइए कि यदि आप किसान के हितैषी हैं तो आप किसी राजनीतिक दल के लिए वोट क्यों मांगते हैं, जरा बताइए। चलिए जान लेते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ चुके हैं, जान लेते हैं, जब्त हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेस से जान लेते हैं। हरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? धरातल की सही जानकारी किसान कानून के, किसान आंदोलन की नहीं है। राकेश टिकैत अगर सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन करे तो बंगाल में सरकार के खिलाफ ही जाएंगे, सरकार के पक्ष में नहीं जाएंगे। और आदरणीय मिश्रा जी, बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ, जिसका इलेक्ट्रोल में नाम है वो हर आदमी राजनीति करता है। जो वोट देता है उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, उसकी आलोचना और उसकी प्रशंसा का भी अधिकार हासिल है। इस सौभाग्य से मैं 14-15 चुनाव लड़ चुका है, लड़वा चुका परिवार को, मुझे जानकारी है किस तरीके से वर्कर बनता है, किस तरीके से काम होता है। मैं आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, किसान की बात आप करें कि ये पंजाब में जो जमीन गोदाम के लिए खरीदी, हम उन गोदामों से ही परेशान है। वो अदानी साहब ने खरीदी है, वो हरिंदर मलिक ने, मिश्रा जी ने नहीं खरीदी, वो अदानी साहब ने खरीदी है। जब ये बड़े लोग आ जाएंगे तो उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है इस देश में डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम एक बार तय होता था, और उसके बाद जिस दिन से श्रीमान जी आए थे, रिलायंस वाले रुइया साहब और ये रुइया साहब एस्सार वाले और रिलायंस वाले अंबानी जी, उसके बाद आपकी सरकार ने ये तय कर दिया कि रेट रोज खुलेगा और सब्सिडी खत्म कर दी। सरकार का काम होता है कि भाव का बैलेंस बना करके चले, और आज हम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखे, ये केवल बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ। जब ये लोग कारपोरेट जगत में आ जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, हम कहाँ बचेंगे। और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं, जो आड़तिया माल खरीदता हो चेक से पेमेंट करता है। और आपको ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन हरेंद्र जी अगर हम पार्टी के अगर हम किसानों को लेकर बात कर लें तो जी, मैं आज की बात बता रहा हूँ, 1 मिनट सुन लो। आपकी पार्टी की आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने हाउस में कहा था आड़तिया एटीएम है। आप कह रहे जेटली जी ने क्या कहा था, पढ़िए अपने नेताओं को। अरे हरेंद्र जी, भोपाल में जाकर के, ग्वालियर में जाकर के देखे, किसान से उन्होंने एडवांस ले लिया, किसान का बुकिंग कर लिया, कम से
फिर आप धान खरीदेंगे, धान नहीं खरीदा, किसे सोयाबीन बुक करा ली, सोयाबीन नहीं खरीदी और बड़ी बड़ी कंपनी भाग करके चली गई, पैसा लेकर के चले गए, उनके चेक बाउंस हो गए। आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं। छोटा व्यापारी जो है वो देश का व्यापारी, तो आज आपको हरेंद्र जी, दुश्मन लगने ठीक लगा। है, ठीक है हरेंद्र जी, अदानी अंबानी की ठीक तरह है, आपको करता नहीं काम। ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली हरेंद्र जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर वहां पर वाकई में किसान हैं बॉर्डर पर, तो अभी अगर वहां पर बॉर्डर पर होते तो फिर अन्न पैदा नहीं होता, अन्न पैदा नहीं होता तो अभी इतनी समस्या आ जाती, लेकिन बम्पर पैदावार फिर भी हुई है, ठीक है, अभी जो फसल निकली है वो भी फिर भी हुई है, लेकिन अब जब वहां पर किसान है और इतनी पैदावार वहां पर हुई है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अगर इतनी पैदावार वहां पर हुई है, उसके बाद बम्पर पैदावार हुई है और कई जगह तो कृषि कर्मण अवार्ड भी जो फिर से मिले हैं सभी दूर, तो ये सारी चीजें जब हुई है तो फिर वो कैसे हो गई अगर किसान बॉर्डर पर बैठा है तो? आपको इसी के लिए बता रहा हूँ, आप जरा सोशल स्ट्रक्चर समझिए ग्रामीण भारत का। ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार आज भी रहते। मैंने आपको ये कहा, एक भाई खेत का काम कर रहा है, एक भाई आंदोलन का काम कर रहा है, उसे अपने बच्चों का फ्यूचर दिखता है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है। उसके बाद डंगवारे का सिस्टम है, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा। लेबर नहीं देते हम लोग, और ज्यादातर काम आपस में, जिसे देसी भाषा में डंगवारा कहें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते। मैं ये कहूँ, आप डंगवारा तो नहीं समझेंगे कि मैं आपके दिन दो दिन मैं आपके यहाँ अपना बैल दूंगा तो आप भी मुझे अपना बैल दे सकते, उस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे संयुक्त परिवार है। सोशल स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद कहिए किसान को खालिस्तानी मत कहिए, पाकिस्तानी मत कहिए। हरेंद्र जी, हम भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं। संयुक्त परिवार कितने बच रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, ठीक है। इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जानते हैं आज भी हमारे यहाँ 90% परिवार जो है संयुक्त परिवार है। आप ही की सरकार ने समितियों के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। चलिए, ठीक है, हमने कभी उसकी आलोचना ठीक है, नहीं की। ठीक है। गौरव जी कुछ कह रहे थे, ठीक है हरेंद्र जी, पैसा लेकर के भागे। ठीक है, ठीक है हरेंद्र जी। गौरव जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, हरेंद्र जी सम्मानित प्रवक्ता है और हम इनके बात से सहमत हैं, इस बात से कि राजनीति करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और हर व्यक्ति जो वोट देता है वो राजनीति कर सकता है। लेकिन जब वो दोगली राजनीति करता है, यानी कि बुर्का पहन ले और शेविंग कराने चला जाए, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। आप सीधे तौर पर राजनीति में आइए, सीधे तौर पर चुनौती दीजिए, राजनीतिक दल अपना बनाइए, लेकिन किसानों के नाम पर भोले भाले किसानों को भड़का कर, और वो किसान जो इनका साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ तो आ जाते हैं लेकिन जब इनकी सच्चाई पता चलती तो पीछे चल जाते हैं। उतने ही नहीं, किसान ही नहीं, बल्कि इनके साथ जो 32 संगठन थे, 42 संगठन थे, वो कहाँ गए सारे? उसमें तो ज्यादातर संगठनों ने इन कानूनों के पक्ष में समर्थन दे दिया, और जो बचे खुचे हैं उसमें भी आपस में सर फुटबॉल जारी है। ठीक है गौरव जी, आपकी भी सारी बातें मान ली, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए गौरव जी। अगर जिस तरीके से बात यहाँ पर किसानों की जा रही है, किसान अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, आंदोलन जो है वो भी 7 महीने हो गए हैं, कुछ बातें सरकार मानने को तैयार है, कुछ बातें किसान मानने को तैयार है, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की है, सरकार को वहां पर सुनना चाहिए, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? सरकार एक बार उनसे बैठ के बातचीत कर ले, क्या बातचीत से हल नहीं निकलेगा? हालांकि 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, 12 बार जो सरकार जो है वो बातचीत कर चुकी है, तो हल अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा है? अंशु जी, देखिए, आज भी सरकार बहुत खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार है, यदि इनके पास कोई ठोस प्रस्ताव हो तीनों कानूनों को ये साबित कर सके कि ये किसान के हित में नहीं है। दरअसल ये साबित कर ही नहीं पाए अभी तक कि ये किसान के हित में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को अस्वीकार कर दिए, उसे मानने से मना कर दिए। इनके पास अपनी कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है जो ये साबित कर सके कि नहीं, इन कानूनों से बेहतर भी कोई कानून लाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार की हठधर्मिता पर उतारू हो गए हैं, जिससे कि सरकार को अस्थिर किया जा सके, अराजकता फैलाया जा सके और चुनावों में अपना हित सिद्ध किया जा सके। चलिए हरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? अगर मैं तो फिर भी अभी वही बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से किसान जो है, मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये कहना तो बेईमाना है कि ये किसान नहीं। जहाँ तक राकेश टिकैत को कुर्ता पहनने की बात है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो राजनीति करें या राजनीतिक संगठन में रहे, मेरे जिले का है, मैं उसके के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो उन्हीं से सवाल करे आदरणीय मिश्रा जी। पर एक बात मैं बड़ा साफ बताना चाहता कि आप सोशल स्ट्रक्चर को पढ़िए और देखिए ग्रामीण भारत का क्या बुरा हाल। मध्य प्रदेश के मेरे मित्र इन्हीं की पार्टी के जो वहाँ मिनिस्टर हैं,
मध्य प्रदेश। हरेन जी, लेकिन उन्होंने अगर मुझे अगर बताया, किसान सुनिए अपनी जरा, फसल आप को मेरी सीधे सुन तौर पर रहे- जाकर बेच आप- सकता है तो आप उसमें सुन कैसी रहे मेरी समस्या बात? है? अरे नहीं बेच सकता, मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप बेचेंगे किसे जब खरीदार ही नहीं रहेगा? आप प्राइवेट मंडी बना करके अदानी अंबानी खरीदेंगे, हम किसे बेचेंगे? भाव वो तय करेंगे, अब फसल हम बोएंगे, भाव वो तय करेंगे। ठीक है, निजीकरण आप अगर बीज होता हमें है, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, अगर निजीकरण यहाँ पर होता है तो निजीकरण में तो चीजें अच्छी हो रही हैं। आप एक बीएसएनएल का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, बीएसएनएल जो कंपनी है, हिंदुस्तान की संपत्ति दिख रही है, कुछ सत्तासीन लोगों की जेब में आ रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। आप कह रहे निजीकरण अच्छा होता है, देश के 23 पब्लिक अंडरटेकिंग बिक चुके, आप कह रहे निजीकरण अच्छा होता है। ये अजीब बात है, निजीकरण अच्छा होता है? देश की संपत्ति को बेच रहे हैं आप, ओने पोने दामों में रेल बेच रहे हैं। तो बिचौलिए जिस तरीके से, तो किसानों को तो वैसे भी एमएसपी नहीं मिल रही थी, किसानों को तो वैसे भी चीजें नहीं मिल रही थी, तो वो चीज अच्छी थी। ऐसा है देवी जी, मंडी अधिनियम पढ़िए और मंडी अधिनियम पढ़कर बताइए कहाँ बिचौलिया था उसमें। आपको बताए, मंडी समिति में जाकर के मंडी समिति परिसर में फसल की ढेरी लगती है और उसके बाद खुली बोली बुनती है, तब जाकर के किसान का अनाज बिकता है। और ये भी मैं बता दूं आदरणीय मिश्रा जी, ये काम संयुक्त पंजाब में सर छोटू राम ने किया था और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने किया था, जो मंडी अधिनियम बना था। किसान तो बिचौलिया पर उठ ही नहीं रहा था। अब लूटने की बात आ गई कि बड़े माफिया आ जाएंगे, भाव इनका होगा, बीज इनका होगा। एक छोटी ही मिसाल बता रहा हूँ, आईपीएल की मिल है मेरे यहाँ सीतावी शुगर कॉम्प्लेक्स सीतावी, चलिए ठीक है, 50 रुपए कट्टा फालतू बेचते हैं। ठीक है, गौरव जी से जान लेते हैं। गौरव जी इनकी बातें आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने देश के 22,000 हाटों को डिजिटलाइज कर दिया। आज ई नैम पर किसान डायरेक्ट डिजिटल माध्यम से अपने फसल को बेच पा रहे हैं और बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। और जिन बिचौलियों की बात कर रहे हैं, उन्हीं किसानों में से ही वो बिचौलिए आते हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आए, संगठित तरीके से आए, किसी के शोषण के लिए ना आए। इसलिए उन पर उस इनाम के पोर्टल पर बिचौलियों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एजेंट ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो भी कारोबार कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और मुझे ये बताएं, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में नहीं होती थी? महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती है? हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में नहीं होती है? कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी न होती हो, लेकिन वो शोषण पर आधारित है, शोषण पर आधारित नहीं है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने में दिक्कत क्या है? व्यापारी का रेट नहीं होगा, उसमें किसान के सभी हितों की सुरक्षा करने की बात की गई है। नहीं, इसीलिए किसान यही आप कारण है कि उन किसान कर रहे हैं। उन कानूनों में आपने कोई कमी नहीं खोज पाया। आपकी सरकार व्यापारी के आपके अंदर का किसान जब बोलता है आप संकोच करते हैं, आप व्यापारी के हित की सुरक्षा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता था, 200-300 किसान शहीद हुए, आपने ट्वीट भी किया उनके लिए। हरेन जी, और आप विश्वासघाती हैं, पर मैं बताऊं क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार मुलाकात आपकी गेहूं का क्या रेट था? 2014 में प्रधानमंत्री जी फील बताए जाते हैं, उनकी संवेदना कहा गई थी जब किसान शहीद हो रहे थे। आज क्या रेट है? किसानों को आनंद जी, आपने सवाल किया है, वो जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए। हमारी सरकार ने हो जाता 20 रुपए तक पहुंचाया है। और अरे यार, आप सारा देश को हमारी सरकार कर रही है। ठीक है। अंडरटेकिंग आप देख चुके, 23 अंडरटेकिंग, उसके बाद आप देश की बात कर रहे हैं। आज 100 रुपए पेट्रोल की की बात करनी है, कहाँ है? चंद घरानों के हाथों में पूरे देश को बेचने वाले तोड़ दे आजादी चलिए। आप उस घोटाले से मिले पैसे से चलिए हरेन जी, ठीक है गौरव जी, हरेन जी, ठीक है, आप लोग, मैं बीच में बार बार आपको इंटरप्ट कर रही थी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। खैर, समय भी हमारे पास कम है, चर्चा का निष्कर्ष कुछ निकला नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए या नहीं, इस पर लगातार जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से बवाल किसानों ने यहाँ पर मचा रखा है, या ये कहे कि जो बिचौलिए हैं उन्होंने मचा रखा है, क्योंकि अगर किसान वहां पर होते तो वो किसान अपने खेत में है, वो अनाज पैदा कर रहा है, अनाज बांट रहा है और अनाज लोगों को बेच रहा है और लोगों
को खाने के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो वहां पर जो बैठे हैं वो लोग कौन है, इस पर मानने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन आखिर सवाल यही है कि 7 महीने का अंतराल यहां पर हो चुका है, 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन किसान जो है वो अभी भी हटने को तैयार नहीं है। 12 दौर की वार्ता किसान और सरकारों के बीच में हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है। तो आखिर सवाल यही है कि ये जो किसान आंदोलन है ये कब तक है और इस तरीके की चीजें कब तक सामने आती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।